साथियों नमस्कार। साध्य एकेडमी टीचिंग एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज की जो हम नई सीरीज़ के साथ शिक्षण कार्य शुरू कर रहे हैं, इसका जो हमारी जो महत्वपूर्ण परीक्षाएं केवीएस और रीट मेंस में, इनका बहुत ही योगदान है, क्योंकि केवीएस और रीट मेंस में शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, शिक्षण और अधिगम एवं बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। शिक्षण, अधिगम और आगे की हमारी विद्यालय संगठन है, समावेशी शिक्षा है, एनसीएफ है, एनईपी है, आरटीई है, सीखने के प्रतिफल हैं, और इनसे ही संबंधित हमारी जो पेडागोजिकल एक समग्र संगठन का जो अध्ययन बनता है, जो बोर्ड ने जिन जिन टॉपिकों को एक सूक्ष्म रूप में दिया है, तो उनसे संबंधित आज हम बाल विकास एवं पेडागोजिकल जो पार्ट हैं, उनसे संबंधित सीरीज़ से शुरुआत करते हैं। तो साथियों, आज हमारी जो सीरीज होगी शिक्षण, अधिगम और कुछ हमारी जो समावेशी कल जो शिक्षाएँ हैं, जो एनईपी है, आरडी है या एनसीएफ से संबंधित को क्वेश्चन सीरीज हैं। तो साथियों, हमारा सीरीज का पहला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सीखने की सरल विधि कौन सी है? पहला ऑप्शन निरीक्षण, दूसरा प्रयोग, तीसरा अनुबंधन, चौथा प्रशिक्षण। तो साथियों, मैं समझता हूँ कि आप इस क्वेश्चन पर अनुमान लगाएं और सही उत्तर का चयन करेंगे। तो साथियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा अनुबंधन, कंडीशन। तो एक बार फिर समझ लें कि प्रश्न में जो पूछा गया है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो सीखने की जो सरल विधि है, तो वो कौन सी विधि है? पहला ऑप्शन है निरीक्षण, दूसरा है प्रयोग, तीसरा है अनुबंधन और चौथा है प्रशिक्षण। तो मैं यहाँ आपको बता दूँ, क्योंकि हम अपने बाल विकास के अध्ययन अध्यापन में जब हम शिक्षा शास्त्रीय बाल विकास की क्रियाएं शुरू करते हैं, तो तब हम सीडीपी पढ़ते हैं, तो उसमें अधिगम एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो शिक्षण के साथ से संबंधित है। कहीं ना कहीं शिक्षण का जो परिणाम है वो अधिगम की भूमिका में होता है। तो अब सीखना यानी कि अधिगम की जो सरल विधि है वो है आपका अनुबंधन। तो मैं आपको यहाँ याद दिला रहा हूँ कि जब सीखने के जो सिद्धांत दिए थे, तो उनमें व्यवहारवादी जो सिद्धांत थे, और व्यवहारवादियों में जो पावलोव और स्किनर थे, जिन्होंने एक अनुबंधन पर सीखने के कार्य और से संबंधित अपने प्रयोग किए, उन्हीं प्रयोगों को, जो पावलोव और स्किनर के जो प्रयोग हैं, उन्हें अनुबंधन कहा जाता है। और ये बहुत ही सरल विधि के तहत माने जाते हैं, और उनकी जो सरल विधि है वो अनुबंधन है, क्योंकि व्यवहारवादी शारीरिक क्रियाओं पर बल देते हैं। तो यहाँ एक बार समझ लें, क्योंकि जो कि सीखना, और ये आप जानते हैं कि सीखना जो है क्या, कि किसी भी प्राणी के व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाना। जब व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाएगा, तो वो कहीं ना कहीं वो सीख रहा है। दूसरी बात, जब सीखने के जब सिद्धांतों को वर्गीकरण किया जाता है, तो ये दो भागों में किया जाता है। एक भाग है सीखने के सिद्धांतों का, एक भाग है व्यवहारवादियों का, और दूसरा जो भाग है वो संज्ञानात्मक वादी। अब ये दोनों के जो सीखने की जो प्रक्रियाएं हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण और अलग अलग वे में। व्यवहारवादी इस बात पर बल देते हैं कि कोई भी प्राणी जब सीखता है तो वो यंत्रवत शारीरिक क्रियाओं के द्वारा सीखता है। इसलिए व्यवहारवादी में जो महत्वपूर्ण, जो जैसे सीखने की जो सरल विधि, जो अनुबंधन के साथ जो कार्य किया था, तो अनुबंधन के साथ कार्य करने वाले थे दो व्यक्ति। एक व्यक्ति था पावलोव। जैसे ही अधिगम सिद्धांत आएंगे बताएंगे कि इनके पावलोव ने शास्त्रीय प्राचीन अनुबंधन दिया, इसकी किस किस तरीके की विशेषताएं क्या है, इसके प्रयोग में किस तरीके से प्राणी सीखता है। दूसरा जो व्यक्ति है वो है स्किनर। स्किनर और पावलोव, ये दोनों ही व्यक्तियों का जो था वो अनुबंधन सिद्धांत था। अनुबंधन का मतलब कंडीशन। और हर वे में जब व्यवहारवादी इस बात का प्रयोग कर चुके कि हर वे में जो अनुबंधन है वो बहुत ही सीखने का एक सरल उपकरण है, एक सरल साधन है।
तो इसलिए जो शिक्षण अधिगम में सीखने की जो सरल विधि है वो है अनुबंधन। बाकी आपको मैं अन्य के बारे में बताऊं, इसका जो आंसर है वो अनुबंधन है। अन्य के बारे में बताऊं कि एक इसमें प्रयोग दिया हुआ है। प्रयोग हमारा कहीं ना कहीं जो नियंत्रित परिस्थितियों में जब कहीं ना कहीं वेरिएबलों के बीच कारण और प्रभाव का जब अध्ययन करते हैं कि कौन सा कारण प्रभावित करता है, कौन सा प्रभावित होता है, अर्थात इसमें स्वतंत्र चर और आश्रित चर के मध्य जो कारण प्रभाव का अध्ययन किया जाता है उसे प्रयोग कहते हैं। दूसरा दिया हुआ है, अगला जो दिया हुआ है निरीक्षण। निरीक्षण आप जानते हैं कि निरीक्षण की जो प्रक्रिया होती है वो हमारे कहीं ना कहीं समाज में जो दूसरे लोग जिस तरीके की क्रिया करते हैं तो उन क्रियाओं को जब हम अवलोकित करते हैं तो इस पर कार्य किया था निरीक्षण पर। तुम्हें पता होगा कि जो अल्बर्ट बंडूरा नाम का एक शिक्षा शास्त्री मनोवैज्ञानिक था, उसने निरीक्षण पर कार्य किया। तो इस तरीके से आपका जो सीखने की जो सरल विधि है वो अनुबंधन है। तो साथियों अगला क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण में संप्रेषण द्वारा विषय संबंधी उपलब्धि को बढ़ाया जा सकता है, से संबंधित नहीं है। अर्थात क्वेश्चन को दोबारा पढ़ रहा हूँ कि कक्षा शिक्षण में संप्रेषण द्वारा विषय संबंधी उपलब्धि को बढ़ाया जा सकता है, से संबंधित नहीं है। तो साथियों यहाँ क्वेश्चन समझ रहे होंगे और क्वेश्चन के समझने के बाद ही हम किसी ऑप्शन पर ध्यान दें, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमारा जो कक्षा का संप्रेषण है यानी कि कक्षा का जो वार्तालाप है उसमें जो विषय संबंधी जो बच्चों की उपलब्धि बढ़ाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। 3 ऐसे ऑप्शन हैं जो कक्षा शिक्षण में विषय संबंधी उपलब्धि बढ़ाने में सहायक है और एक नहीं है। वो कौन सा नहीं है? वो 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन अबोध के भार को कम करना, दूसरा ऑप्शन अवधान अति सक्रियता, तीसरा ऑप्शन दृष्टिकोण स्थापित करके, चौथा ऑप्शन पुनर्बलन एवं अवप्रेरणा द्वारा। तो यह साथियों क्वेश्चन और ऑप्शन आपके सामने, आप थोड़ा अनुमान लगाएं फिर इस पर चर्चा करते हैं। तो मैं समझता हूं कि इसमें जो कक्षा संप्रेषण में जो बच्चों की उपलब्धि बढ़ाने के लिए 3 बात कौन कौन सी हैं और एक कौन सी नहीं है। 3 बात हैं अबोध के भार को कम करना, अर्थात जो अज्ञानता है उसे कम करना। ये कक्षा शिक्षण के संप्रेषण में महत्वपूर्ण विषय संबंधी उपलब्धि के बढ़ाने में सहायक हो सकता है। अबोध माने अज्ञान को कम करना। तो हमारा जाहिर सी बात है कि हमारी जो जब बच्चे के साथ क्रिया होती है तो उसके अज्ञान को दूर कर उसके ज्ञान को बढ़ाना होता है, तो ये तो होगा। दूसरा अवधान अति सक्रियता द्वारा, तो ये नहीं होगा क्योंकि ये एक विकार है और विकार है आपको पता होगा ADHD, 2 अटेंशन डिफिसिटी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जो आप पढ़ते हैं कि एक डिसऑर्डर है जो बच्चे की अति ध्यान भंग करने में, जो ध्यान नहीं लगता है किसी भी विषय पर, या उसकी एक ऐसी तरीके की क्रिया रहती है कि वो स्थिर नहीं रहता है, दूसरे की क्रियाओं में कहीं ना कहीं बीच में ही अवरोध या असंतुलित क्रियाएं जो होती हैं उसे हम जो है अवधान अति सक्रियता विकार के नाम से जानते हैं। तो ये नहीं होगा, इसे कक्षा शिक्षण के संप्रेषण में नहीं बढ़ाया जाता है। बाकी तीसरा ऑप्शन दृष्टिकोण स्थापित, दृष्टिकोण का मतलब है किसी भी बालक का हम अपने संप्रेषण द्वारा कोई दृष्टिकोण यानी कि उसके सृजन शक्तियों को बढ़ाना, उसके तर्कों को बढ़ाना, उसकी सोच को बढ़ाना, ये महत्वपूर्ण हो सकता है। और पुनर्बलन और अवप्रेरणा, इसको भी बढ़ाना हो सकता है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा दूसरा अवधान अति सक्रियता द्वारा। तो साथियों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रभावी शिक्षण की अंतःक्रिया में उचित रूप से किसे महत्व दिया जाता है। अर्थात समझे होंगे क्वेश्चन को कि हमारा जो शिक्षण है जो प्रभावशाली शिक्षण बनाने के लिए अब उसमें उचित रूप से किसे महत्व दिया जाएगा। पहला ऑप्शन है योजना युक्त शिक्षण उद्देश्य को, दूसरा ऑप्शन है प्रभावी शिक्षण नीतियों को, तीसरा ऑप्शन है अनुदेशात्मक विविधता की स्पष्टता को, चौथा ऑप्शन है अभिक्रमित अनुदेशन कार्यक्रम को। तो यहाँ साथियों 4 ऑप्शन है, अंडरस्टैंडिंग है, पेडागोजिकल क्वेश्चन है। परीक्षा के लिए ये एक क्वेश्चन
हमें कहीं ना कहीं रीट और केवीएस में बहुत बड़ी अनुमान विकसित करने के लिए हमारी सहायता करेगा। तो इसमें कौन सा है, तो इसका साथियों सही आंसर है अनुदेशात्मक विविधता की स्पष्ट करना। तो यहाँ पर जो इसका तीसरा आंसर है वो सही है। तो एक बार मैं आपको समझा दूँ, शिक्षण में ये चारों बातें होती हैं, इसमें सर्वाधिक उचित कौन सा हुआ, ये अंडरस्टैंडिंग पेडागोजी पे बेसिकली डिपेंड करता है। इसका जो क्वेश्चन का जो भी पूछना है और इसके जो 4 ऑप्शन हैं वो केवल इसी बात को दर्शाते हैं कि ये चारों ही बात शिक्षण में होती हैं, परंतु सर्वाधिक उचित कौन सी होगी। तो ये चीज़ हमें कहीं ना कहीं 4 ऑप्शनों पर भी ध्यान दे करके अपनी इन चीज़ों का अनुमान या अभ्यास बढ़ाना चाहिए। योजना युक्त शिक्षण उद्देश्य भी होते हैं, इंडिविजुअल बात है, एकांकी बातें होते हैं। दूसरा, प्रभावी शिक्षण नीतियाँ भी होती हैं जो हमारे शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने में हमारी सहायता करती हैं। चौथा, अभिक्रमित अनुदेशन कार्यक्रम भी होता है। आपको पता है स्किनर ने जो प्रोग्राम लर्निंग दिया था वो यही है, यानी प्रतिपुष्टि के साथ लघु पदों का जो शिक्षण होता है इसे हम अभिक्रमित अनुदेशन कार्यक्रम के रूप में जानते हैं। ये सब होते हैं, लेकिन इनमें सब सर्वाधिक उचित है कि अनुदेशात्मक विविधता की स्पष्टता, अर्थात ये सभी चीज़ें तीनों ऑप्शन इस तीसरे ऑप्शन में समाहित हैं। अनुदेशात्मक विविधता है क्या? जब हम कक्षा में छात्रों के साथ अनुदेशात्मक विविधता को मैं एक बार समझाऊं कि अनुदेशात्मक विविधता, अनुदेशात्मक विविधता का सीधा अर्थ है कि शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्य वस्तु के बिंदुओं को, पाठ्य वस्तु के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जिन जिन समस्त साधनों को हम सहारा लेते हैं अथवा उनकी जो प्रयोग से हम विषय वस्तु के तथ्य को स्पष्ट करते हैं, उसमें हम सभी तरीके के जो समावेशन करते हैं शिक्षण में और उनका जो परिणाम अनुकूल होता है, छात्र के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाता है, उसे हम अनुदेशात्मक विविधताओं की स्पष्टता के नाम से जानते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, ये आपके लिए आईएमपी हो सकता है, तो इसलिए इसमें अनुदेशात्मक जो विविधता है वो आपका महत्वपूर्ण आंसर है। साथियों, अगला क्वेश्चन, जॉन डीवी ने शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया के विकास में पाठ्यक्रम की किस संरचनात्मक आधार को सम्मिलित किया? तो साथियों, क्वेश्चन आपके सामने है और इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है सामाजिक आधार, दूसरा ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक आधार, तीसरा ऑप्शन है वैज्ञानिक आधार, चौथा ऑप्शन है दार्शनिक आधार। तो साथियों अनुमान लगाएं, सही उत्तर का चयन करें। जॉन डीवी के बारे में तो आप जानते ही हैं। अब यहाँ समझें कि इसका सही जो आंसर है वो सामाजिक आधार है। ठीक है, सामाजिक आधार इसका सही उत्तर है, सही सामाजिक आधार, ये इसका सही उत्तर है। एक बार मैं आपको थोड़ा स्पष्ट कर दूं अपने अनुभवों के आधार पर। जॉन डीवी के बारे में आप जानते हैं, महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी एजुकेशन के क्षेत्र में, पेडागोजी के क्षेत्र में, अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने त्रिमुखी शिक्षा की प्रक्रिया दी, त्रिमुखी शिक्षा प्रक्रिया। और त्रिमुखी शिक्षा प्रक्रिया आपको पता है कि शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। अब इन्होंने जो तीसरा जो बिंदु जिसमें जोड़ा, जिसमें जो संरचना है जिसकी जोड़ी, वो थी आपकी क्या जोड़ी थी? पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम इसका जो तीसरा बिंदु है, तीसरा। अब पाठ्यक्रम कौन सा होना चाहिए? जॉन डीवी इस बात पर बल देते थे कि पाठ्यक्रम जो सम्मिलित होना चाहिए तो वो किस विषय संबंधी बच्चे के कौशलों को बढ़ाने में, उसके गुणों को निखारने में सहायता कर रहे। तो यहाँ पर जिन्होंने पाठ्यक्रम में जो विषय सम्मिलित किया, महत्वपूर्ण रूप से सामाजिक संरचना। अब आपने भिन्न भिन्न तरीके से बहुत से सवाल भी पढ़े होंगे कि इन्होंने इस सामाजिक संरचना को सामाजिक पुनर्संरचना के नाम से भी जाना जाता है। सामाजिक
पुनर्संरचना के नाम से। इस सामाजिक पुनर्संरचना को इसलिए इसमें सम्मिलित किया कि पाठ्यक्रम में केवल और केवल वो विषय सामाजिक कुशलताओं को विकसित करने में बच्चे की सहायता करते हैं। तो इसलिए जो तीसरा जो बिंदु है पाठ्यक्रम का वो है सामाजिक आधार। आपका सही आंसर सामाजिक आधार होगा। इसमें 3 ऑप्शन और हैं, बाकी आपको मनोवैज्ञानिक आधार भी है। तो मनोवैज्ञानिक जो आधार है, केवल और केवल ये चीज़ जरूर ध्यान रखें कि मनोवैज्ञानिक ज्ञान को हम शिक्षा के क्रियान्वयन में सहायता लेते हैं, अर्थात हम मनोवैज्ञानिक जो ज्ञान है वो शिक्षा में प्रयोग किए जाते हैं। और एक बात आप ये ध्यान रखें कि जो CDP जो पार्ट है, CDP ये शिक्षा मनोविज्ञान का विषय है, टोटली मनोविज्ञान नहीं है। तो इसलिए छोटी छोटी बातें जो हमारे पेडागोजिकल टॉपिकों को समझने में हमारी सहायता करती हैं, इन सारी बातों को हम इसी तरीके से क्रमबद्धता से आपके साथ इन परीक्षाओं को देखते हुए पूर्ण समर्पित भाव से आपकी सहायता करने में हम अपना योगदान दे रहे हैं। तो साथियों, आप इन्हें नज़रअंदाज न करें, पढ़ते रहें, समझते रहें। तो जॉन डीवी ने जो पाठ्यक्रम की जो संरचना में जो आधार बताए थे वो सामाजिक आधार थे। बाकी और जॉन डीवी के बारे में जो जो बातें आएंगी बताएंगे। बहुत सारी चीज़ें, इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है, इन्होंने बहुत सारी बातों के बारे में चर्चा किया। इन्होंने सामाजिक कुशलता के साथ साथ चिंतनशील सोच का भी दिया। इन्होंने अपना जो है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया। तो ये अमेरिका के बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं। तो साथियों, अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक कक्षा शिक्षण के दौरान किस भाषाई कौशल पर सर्वाधिक बल दिया जाता है? तो इम्पोर्टेंट है ये। आज की जो हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, जिस तरीके से केंद्र सरकारें, राज्य सरकारें हमारी शिक्षा के आधुनिक नवाचार के आधार पर बच्चे के सर्वांगीण विकास में, आधुनिक विकास में किस तरीके से नवाचार साधनों का विकास बच्चे की सहायता करता है, तो उन्हीं से संबंधित कि बच्चे के प्रारंभ कक्षा शिक्षण के दौरान किस भाषाई कौशल पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। तो आप जानते हैं भाषाई कौशल कौन सा है, आप अनुमान लगाएं। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सुनने की कुशलता पर, दूसरा है बोलने की कुशलता पर, तीसरा है पढ़ने की कुशलता पर, और चौथा है लिखने की कुशलता पर। तो साथियों, आप सही उत्तर का चयन करें कि प्रारंभिक कक्षा में बच्चे के कौन से भाषाई कौशल पर बल दिया जा रहा है। जे एनसीएफ 2005 ने भी इसको स्पष्ट किया है कि प्रारंभिक कक्षा के लिए हमारा एक ऐसा कौशल है, मैं आपको सही आंसर पर जो चयन करता हूँ वो है आपका पढ़ने के कौशल पर। तो देखिए, हमारे आपको पता है कि भाषा ही जो कौशल हैं वो 4 हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये हमारे प्रारंभिक स्वाभाविक रूप से, क्रमागत रूप से 4 भाषाई कौशल है। और इसमें जो एनसीएफ की जो अवधारणात्मक सोच है या उनके जो नियम हैं वो ये स्पष्ट करते हैं कि प्रारंभ कक्षा में सर्वाधिक बल बच्चे के पढ़ने कौशल पर, पढ़ना कौशल पर बल दिया जाना चाहिए। तो यहाँ आपका सही आंसर होगा आपका पढ़ने कौशल, तीसरा ऑप्शन। साथियों, कौशलों को तो आप जानते ही हैं, और भी जैसी जैसी ज़रूरतें होंगी बताएंगे। यहाँ और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, समझने के लिए हम समझ लें, क्योंकि यहाँ पर अगर कभी कभी प्रश्न भी आ जाता है कि कौन से, जो मैं आपको नोट करके बता रहा हूँ कि कौन से भाषाई कौशल अभिव्यक्तात्मक कौशल है। तो देखिए, यहाँ आपको बताएं कि जो 2 कौशल हैं, नंबर 1, एक तो बोलना और दूसरा आपका लिखना। ये 2 हमारे अभिव्यक्तात्मक कौशल कहे जाते हैं और इन्हें हम दूसरे
कौशल हैं। एक कौशल हमारा इसमें जन्मजात है और लिखना हमारा अर्जित है। अभिव्यक्ति हमारे दो रूपों से बनती है कौशलात्मक विकास में। जब हमारे भाषाई संप्रेषण का विकास होता है प्रारंभिक रूप से, तो दो रूपों में से बनती है अभिव्यक्ति के, एक जन्मजात कौशल बोलना और एक अर्जित कौशल लिखना। ऐसे ही अगर ग्रहात्मक कौशल यानी ग्रहण करने वाले कौशल, तो ग्रहण करने वाले भी दो कौशल हैं, एक सुनना और एक आपका पढ़ना। कभी भी ये बात आई, ग्रहात्मक कौशल सुनना और पढ़ना, अभिव्यक्तात्मक कौशल बोलना और लिखना। सुनना हमारा इसमें जन्मजात है और पढ़ना हमारा अर्जित कौशल है। तो यहाँ पर क्लियर हुई बात साथियों। अगला क्वेश्चन, बच्चों में सौंदर्य बोध और व्यक्तिगत चेतना के साथ साथ ज्ञानात्मक और सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करना शिक्षा कही जाएगी। क्वेश्चन आपके सामने है, इसके 4 ऑप्शन हैं। क्वेश्चन फिर पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने कि बच्चों में सौंदर्य बोध और व्यक्तिगत चेतना के साथ ज्ञानात्मक और सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करना शिक्षा कही जाएगी। कौन सी शिक्षा कही जाएगी? पहला ऑप्शन है विज्ञान शिक्षा, दूसरा ऑप्शन है पर्यावरणीय शिक्षा, तीसरा ऑप्शन है भाषाई शिक्षा, चौथा ऑप्शन है कला शिक्षा। तो साथियों ऑप्शन आपके सामने, अनुमान लगाएं। ये आपके लिए पेडागोजी में बहुत ही हम डेली आपको देंगे इस तरीके से, तो आप इन पर धीरे धीरे अपनी जो है एक मजबूत अभ्यास की पकड़ बनाते रहें। तो इसमें सही आंसर होगा कला शिक्षा। क्योंकि यहाँ बच्चे के सौंदर्य बोध, व्यक्तिगत चेतना, ज्ञानात्मक या सामाजिक जो हमारी कुशलताएं विकसित होती हैं। और मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि NCF 2005 ने जो विषय हैं, तो विषय महत्वपूर्ण है। एक तो है हमारा भाषा, दूसरा है हमारा गणित और तीसरा जो विषय NCF के अनुसार वो है विज्ञान, और जो चौथा जो विषय है वो है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक अध्ययन। और इस सामाजिक अध्ययन के 4 विषय, एक इसमें काम, दूसरा कला, तीसरा काम कला शांति की शिक्षा, और चौथा है शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा। ये NCF के अनुसार विषय संगठन निर्धारित किया गया है। और इसमें हमारी जब हम RT पढ़ते हैं तो RT में भी इनके बारे में जब शिक्षक और छात्रों के मान और मानकीकरण की बात होती है तो इनका वहाँ भी उल्लेख किया गया है। तो साथियों आपका यहाँ सही उत्तर होगा कि इस क्वेश्चन के अनुसार सौंदर्य बोध क्या है कि बच्चे की जो वास्तविक जो नैतिक मॉरल जो गुण हैं, जो उसकी मूल्य परक शिक्षा है वो विकसित होती है और वो अपने अंदर की जो परमार्जित यानी कि परिशुद्धताएँ, सुसंस्कृत होने की जो कलाएँ सीखता है। बहुत सी कलाएँ ऐसी हैं कि अपने शारीरिक अंगों द्वारा या अपने ज्ञान द्वारा, अपने मस्तिष्क कुशलताओं द्वारा वो कुछ न कुछ चीज़ों को बहुत ही स्वस्थ तरीके से करता है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा कला शिक्षा। तो साथियों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कक्षा शिक्षण का उद्देश्य बच्चों की सीखने की प्रगति को जांचना है, न कि पास फेल करना। NCF 2005 के अनुसार यह प्रणाली कही जाएगी। तो बहुत ही लेटेस्ट सवाल है, आपके लिए महत्वपूर्ण सीरीज हो सकती है ये,
आप विश्वास के साथ इस सीरीज़ को तार्किक रूप से समझने का कार्य करें। हम इसी से क्रमागत रूप से टॉपिकों को जब तक आपकी ये परीक्षाएं रीट और KVS जब तक हम आपको महत्वपूर्ण और सभी बिंदुओं पर, लेकिन एक बात सोचने का है कि कहीं पर भी हम ये समझ लें कि जो हमारा टॉपिक दुआ उसकी रिलेटिव सामग्री क्या है, बस इतनी बात समझ में आ जाए तो ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। स्मार्ट लर्निंग में हम उन तथ्यों के आधार पर सवाल कर लेते हैं। तो यहाँ उन्हीं से संबंधित है कि कक्षा शिक्षण का उद्देश्य बच्चों की सीखने की प्रगति को जांचना है, न कि पास फेल करना। NCF 2005 के अनुसार ये प्रणाली कही जाएगी। अब NCF 2005 कौन सी प्रणाली को महत्व देता है? तो पहला ऑप्शन है निदानात्मक प्रणाली, दूसरा ऑप्शन है उपचारात्मक प्रणाली, तीसरा ऑप्शन है आकलन प्रणाली, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों आप इस पर अनुमान लगाएं, सही उत्तर का चयन करें। तो मैं आपको बताऊं यहाँ जो 4 बातें दी हुई हैं। एक, पहली बात निदानात्मक, दूसरी बात दी हुई है उपचारात्मक, तीसरी बात दी हुई है आकलन। अब यहाँ कई बात ऐसी हो सकती हैं कि हमें जिन 3, चौथा तो ऑप्शन उपरोक्त नहीं वाला है, लेकिन 3 बातें जो कहीं ना कहीं क्वेश्चन के शब्दावलियों के आधार पर हमें कहीं भ्रम पैदा कर सकती। तो इसलिए हमें यहाँ सही, क्योंकि NCF ये कहता है कि जब हम बच्चों की उद्देश्य यानी सीखने की प्रगति को जांचते हैं, यानी कि जो उसकी कक्ष में जिस तरीके से कक्षा शिक्षण में बच्चे की हम प्रगति जांच रहे हैं, प्रगति यानी कि उसको जांच रहे हैं, तब हमारा कौन सा होगा। तो देखो यहाँ तीनों बातों को समझ लें। यहाँ निदान का मतलब है कि कठिनाई या कमियों को जांचना, कमियों को जांचना। उपचार का मतलब है कि निदान के आधार पर जो जांच हुई है, कारणों का जो पता लगा है, उन कारणों का समाधान करना, निवारण करना। आकलन हमारी कक्ष में बच्चे की जो सीखने की जो प्रगति है, उसमें बच्चे ने कितना अपनी जो है प्रगति की है, असेसमेंट है। तो ये हमारा सही आंसर होगा आकलन। एक बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि RT 2009 ने CC पैटर्न जारी किया है और CC पैटर्न को सबसे पहले CBSE बोर्ड ने अपनी मूल्यांकन प्रणाली में शुरू किया था। और इसी CC पैटर्न के आधार पर सबसे पहले किसने शुरू किया? CBSE बोर्ड ने। और ये हमारी 2 बातों पर रहता है, एक रहता है FA और दूसरा रहता है AC, फॉर्मेटिव असेसमेंट या समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव एवोल्यूशन या समेटिव एवोल्यूशन। तो यहाँ जब हमारी प्रगति यानी सतत प्रगति की बात होती है, तो वहाँ हम फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करते हैं, यानी कि रचनात्मक या निर्माणात्मक। और निर्माणात्मक और रचनात्मक का ही एक बिल्कुल ही तात्कालिक आकलन, वो उसी को हम असेसमेंट कह देते हैं, यानी आकलन कह देते हैं। अब ऐसे का जो है वो है आपका सत्रांत, जहाँ समय की अवधि, इतना जरूर ध्यान रखें कि समय अंतराल, चाहे 3 महीने के सेमेस्टर की बात हो, 6 महीने की सेमेस्टर की बात हो, साल की बात हो, जो समय होने पर, यानी कि यहाँ बच्चा सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, और यहाँ बच्चा क्या सीखा। और इन्हीं कॉन्सेप्टों के आधार पर हमारी CC पैटर्न की आगे की जितनी भी प्रक्रिया आकलन की आगे जो जैसे जैसे होंगे, जैसे तुमने पढ़ते होंगे कि सीखने के लिए आकलन,
सीखने के रूप में आकलन, सीखने का आकलन, तो ये इन्हीं पैटर्नों पर होते हैं और इनसे ही हम अपना समझ लेते हैं। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर। एक क्वेश्चन से हम कई क्वेश्चनों को समझने का प्रयास होता है। साथियों अगला क्वेश्चन, लर्निंग कॉर्नर विचार किसके अधिक निकट है? पहला ऑप्शन विद्यालय, दूसरा ऑप्शन पुस्तकालय, तीसरा ऑप्शन कक्षा कक्ष, चौथा ऑप्शन वाचनालय। आप विचार करें कि इस पे सही आंसर कौन सा होगा। लर्निंग कॉर्नर यानी सीखने का कोना, सीखने का कोना। यहाँ आपका सीखने का कोना सही आंसर है पुस्तकालय, क्योंकि विद्यालय बालक के सर्वांगीण विकास में शैक्षणिक गतिविधि और शैक्षणिक गतिविधि समस्त रूप से करने के लिए योगदान देता है। विद्यालय तो समस्त गतिविधियों को, समस्त प्रक्रियाओं का एक महत्वपूर्ण स्थल है। कक्षा कक्ष केवल विषय संबंधी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षण में, कक्षा कक्ष हमारा जो शिक्षक और छात्र के बीच अंतःक्रिया का स्थल है। और जो केवल बच्चा जब अपने खुद क्षमताओं से, जब किसी साधन के साथ खुद अपनी इस कार्य को करने के लिए विद्यालय में जिस स्थान में अपना वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्रिया करता है, तो वो है आपका पुस्तकालय। इसलिए पुस्तकालय को लर्निंग कॉर्नर के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखें, लेटेस्ट जो आपकी परीक्षा हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं टॉपिकों को भेदते हुए क्रमागत रूप से आपकी सहायता करेंगी। आगे का क्वेश्चन साथियों, एनसीएफ 2005 के अनुसार वर्तमान शिक्षा में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो साथियों ये आपने तो जरूर ही पढ़ा होगा कि ध्यान रखें, एनसीएफ 2005 और एनसीएफ 2005 से भी पहले, लेकिन महत्वपूर्ण इसकी जो कार्यविधि है 2005। अब 2005 में अब कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, पहला है स्वानुशासन, दूसरा है रेखीय अनुभव, तीसरा है शिक्षार्थी की स्वतंत्रता, चौथा है बाल केंद्रित लचीली प्रक्रिया। तो चार ऑप्शन है, विचार करें, नज़रअंदाज न करें, इन पर अनुमान लगाएं और सही उत्तर का चयन करें। आपके लिए कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ देखो, एनसीएफ को अच्छी तरह पढ़ लेना है। अगर आप एक दो सवाल एनसीएफ से आपकी कोई भी परीक्षा से, वो एक अलग बात है कि एनसीएफ आपने किस तरीके से पढ़ा। पढ़ने के सबके अलग अलग तरीके होते हैं, किस योजना से पढ़ा, किस स्रोत से पढ़ा, कैसे पढ़ा। अब ये हमारे आत्मविश्वास के ऊपर डिपेंड करता है और हमारे आत्मविश्वास स्रोत की गहराई में कहीं ना कहीं एनसीएफ हमारे सामने है एनसीएफ, परंतु उसमें आने वाले सवाल को न जाने किस कंडीशन पर सवाल आ जाए। तो यहाँ आपके सामने है कि एनसीएफ 2005 वर्तमान शिक्षा में कौन सा सम्मिलित नहीं करता। चार ऑप्शन है, स्वानुशासन, रेखीय अनुभव, शिक्षार्थी की स्वतंत्रता और चौथा बाल केंद्रित लचीली प्रक्रिया। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एनसीएफ रेखीय अनुभवों को इसमें सम्मिलित नहीं करता है। रेखीय अनुभव क्या है? रेखीय अनुभव हैं जो परंपरागत रूप से चले आ रहे हैं, उन्हीं का अनुसरण करना। केवल एक मार्गीय, जिस रास्ते से हम चल रहे हैं उसी रास्ते से, सीधी सी बात कहो, निगमनात्मक, और भी जैसे कहो जैसे सामान्य से कठिन। लेकिन एनसीएफ ने जो बदलाव किया है वो रेखीय अनुभव नहीं रखे उसमें। अब वर्तमान शिक्षा में बहुविध अनुभवों को संग्रहित किया है, समावेशित किया है। तो इसलिए इसका यही आंसर नहीं हुआ। बाकी देखो, स्वानुशासन है, बालक अपनी सेल्फ डिसिप्लिन में रह करके सीखे, और उसकी स्वतंत्रता, क्योंकि बाल केंद्र शिक्षा को महत्व दिया गया है कि वो बालक अपनी स्वतंत्र इच्छा से स्वगति से सीखने में सक्षम हो। और चौथा ऑप्शन बाल केंद्र लचीली प्रक्रिया। लचीली, इसमें जब जैसे बालक की आवश्यकताएं, रुचियाँ, क्षमताएं, जो ज़रूरतें, उनके अनुसार जो फेरबदल करने का जो प्रावधान है वो हमारे एनसीएफ में, लेकिन रेखीय अनुभव नहीं है। तो साथियों मैं समझता हूँ समझेंगे। अगला क्वेश्चन, शिक्षा की वार्षिक स्थिति का सर्वेक्षण असर किसके द्वारा विकसित किया गया? पहला ऑप्शन एनईपी 2020,
दूसरा ऑप्शन NCF 2005, तीसरा ऑप्शन RTE 2009, चौथा ऑप्शन 2070 है, LOC 2070 है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है तुम्हारे सामने कि शिक्षा की जो वार्षिक स्थिति है और उसका जो सर्वेक्षण होता है वो किसके अंतर्गत उसे निर्धारित किया जाता है। तो ध्यान रहे आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। एक तो है NEP 2020, वर्तमान समय में इसका बड़ा प्रभाव है। दूसरा है आपका NCF 2005, तीसरा है आपका RTE राइट टू एजुकेशन 2009, चौथा है LOC 2070। LOC बोलें तो लर्निंग आउटकम्स, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, राइट टू एजुकेशन और लर्निंग आउटकम्स। अब इनमें से जो वार्षिक शिक्षा की जो रिपोर्ट सर्वेक्षण किया जाता है, रिपोर्ट दी जाती है, वो इनमें से किसकी द्वारा दी जाती है। तो ध्यान रखें साथियों, यहाँ आपका सही आंसर है LOC यानी कि लर्निंग आउटकम्स 2070। ध्यान, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसने एक जो सर्वेक्षण होता है असर ASER, ये हमारी जो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है, ये हमारी क्या है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। ये बच्चे की, और इसे 2017 में यानी लर्निंग आउटकम्स को 2017 में घोषित किया और उसके द्वारा इस पूरे देश में बालकों की प्राथमिक शिक्षा से संबंधित जो सीखने के जो वह हैं प्रतिफल है, अथवा हम ये कह सकते हैं कि न्यूनतम अधिगम स्तर, न्यूनतम अधिगम स्तर, न्यूनतम अधिगम स्तर की रिपोर्ट देना है इसका कार्य। बाकी आप NEP 2020 जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे और उसे पूरे व्यापक तरीके से आपके सामने रखेंगे, और NCF 2005 कैसे, इसकी क्या अवधारणा है, किस तरीके से वर्तमान शिक्षा को इसे अवधारणा को विकसित किया है, जो प्रावधान हैं, RTE 2009, इस सारी चीज़ को। लेकिन यहाँ पर जो सर्वेक्षण होता है असर के द्वारा, वो होता है आपके लिए 2017 असर से आपके लिए, क्योंकि वर्तमान शिक्षा में बालकों के जो न्यूनतम अधिगम स्तर हैं उनको एक सही रिपोर्ट देने का कार्य, तो एक हमारी जो लर्निंग आउटकम्स है 2017 में इनको घोषित किया गया था, इसके द्वारा दिया जाता है। तो साथियों अगला क्वेश्चन, सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत अनुक्रिया सामान्यीकरण पाया जाता है। पहला ऑप्शन प्रयत्न एवं भूल अधिगम का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन शास्त्रीय अनुबंधन अधिगम सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, चौथा ऑप्शन अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत। एक बार फिर आपके सामने प्रश्न पढ़ रहा हूँ कि सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत अनुक्रिया सामान्यीकरण किया जाता है। तो 4 ऑप्शन है आपके, प्रयत्न एवं भूल अधिगम का सिद्धांत, दूसरा शास्त्रीय अनुबंधन अधिगम सिद्धांत, तीसरा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत और चौथा अंतर्दृष्टि। तो यहाँ चारों आपके द्वारा अध्ययन किए हुए हैं, और यहाँ अनुक्रिया सामान्यीकरण की जो बात होती है वो किसके द्वारा होती है, सीखने के, उसमें सीखने की क्रिया, यानी सीखने में क्या अनुक्रिया सामान्यीकरण, अनुक्रिया सामान्यीकरण किसके द्वारा होता है। 4 ऑप्शन है। ये साथियों आपका जो होता है वो होता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन के द्वारा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन
जो स्किनर ने दिया था। किसने दिया था? ये स्किनर ने। अगर यही बात शास्त्रीय अनुबंधन के बारे में पूछी जाए तो शास्त्रीय अनुबंधन ये कहता है, यहाँ आपका सही आंसर है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दूं कि अगर उद्दीपक सामान्यीकरण की बात आए तो वहां आपका सही होगा शास्त्रीय अनुबंधन पावलोव का। प्राचीन अनुबंधन, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे सीखने के सिद्धांतों पर आगे की जो हम सीरीज लेंगे तो सीखने के सिद्धांत व्यापक रूप से व्यवहारवादियों के, संज्ञानात्मवादियों के, रचनावादियों के किस तरीके से हुए। तो यहाँ पर जो अनुक्रिया सामान्यीकरण होता है वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन के तहत होता है, जो स्किनर द्वारा चूहे और कबूतरों पर जो प्रयोग किया गया था। अगर उद्दीपक सामान्यीकरण की बात की जाती है तो यहाँ पर शास्त्रीय अनुबंधन। तो यहाँ पर आप है सिर्फ अनुक्रिया सामान्यीकरण की बात पूछी गई है, तो इसलिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत होगा साथियों। बाकी आप प्रयत्न एवं भूल थॉर्नडाइक का आप जानते हैं कि इसमें जो है सही अनुक्रिया का जो चयन होता है और सही अनुक्रिया उद्दीपक से संबंध स्थापित कर लेती है, इसलिए इसे संबंधवाद कहते हैं। अंतर्दृष्टि अधिगम जो कॉलर का है, जो संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत दिया था गेस्टाल्टवादी, तो उसने अंतर्दृष्टि अधिगम का विकास किया था। तो यहाँ आपका जो सही आंसर है वो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। साथियों अगला क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सकल नामांकन अनुपात किस वर्ष तक 50% करना अनिवार्य है? पहला ऑप्शन 2035, दूसरा ऑप्शन 2024, तीसरा ऑप्शन 2030, चौथा ऑप्शन 2025। यानी कि यहाँ आप ये विचार करें कि नई शिक्षा नीति 2020 ने किस वर्ष तक 50% सकल नामांकन को बढ़ाना अनिवार्य रूप से किया है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, आप इस पर विचार करें क्योंकि लेटेस्ट ये अध्ययन सामग्री है। नई शिक्षा नीति 2020 जब से हमारे सामने उसका मसौदा आया है तो तब से हमें ये क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और आज की हर परीक्षा में NEP 2020 से सवाल हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए NEP पर हमें विस्तृत और तीक्ष्ण दृष्टि से अध्ययन कर लेना चाहिए, ये हमारा एक कर्तव्य है। तो यहाँ पर साथियों सही आंसर है 2035। NEP 2020 ने सकल नामांकन यानी कि GER ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो जो अनिवार्य रूप से करने का जो एक वो रखा है वर्ष, वो 2035 तक हमें 50% करना है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 2020 की जो नई शिक्षा नीति है उससे पहले हमारा जो सकल नामांकन अनुपात था वो था हमारा 26.5%। इससे बढ़ाकर 50% करना है 2035 तक। ये चीज़ हमारी 2018 तक लागू थी। 2018 तक हमारे सकल नामांकन का जो अनुपात था वो 26.5% था और NEP 2020 में 2035 तक हमें सकल नामांकन को बढ़ाकर 50% करना है, जो NEP 2020 का मसौदा है। तो साथियों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, देश में अभी NEP 2020 लागू नहीं हुई है, परंतु 29 जुलाई NEP 2020 का मसौदा संसद में 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया।
पारित किया गया, यानी पारित किया। NEP 2020 की संपूर्ण जो क्रियाविधि है वो सामान्यतः 2017 से शुरू होती है। और ये सारी बातें आपको पता है मोटी तौर पर, जो फैक्चुअल जो क्वेश्चन आते हैं कि इसके अध्यक्ष कौन थे, इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, NEP में कितनी जो है समितियां थीं, किस किस तरीके से समितियों ने कार्य किया, क्या उसके तथ्य लिए गए, किस तरीके से शिक्षा प्रक्रिया को उस संरचना के आधार पर जोड़ा गया है। तो यहाँ पर आप जो है NEP 2020 को भी आप सूक्ष्म दृष्टि से अध्ययन करने पर बल दें, क्योंकि ये हमारी समावेशी शिक्षा की नवाचार शिक्षा पर आधारित है। और इसमें जो 4 पार्ट हैं NEP 2020 और RTE 2009 और NCF 2005, इनसे जुड़े हुए सवाल कहीं ना कहीं, और समावेशी शिक्षा मोटे तौर पर मैं आपको बताऊं कि पूरे आपके KBS में 60 नंबर में से कम 10 नंबर का पार्ट इन 4 विषयों से आएगा, लेकिन ये ठीक तरीके से योजनाबद्ध तरीके से आपके सही टॉपिकों से हो जाए। तो हम उन्हीं तरीके के जो सूक्ष्म दृष्टिकोण से जो आपको कहीं ना कहीं उसमें जो है सहायता करें, ऐसी सीरीज आपके सामने ला रहे हैं। तो साथियों ध्यान दें, अगला जो क्वेश्चन है, स्मृति स्तर के शिक्षण से संबंधित नहीं है। तो ये शिक्षण से जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि हम जब पेडागोजिकल पार्ट पढ़ते हैं तो शिक्षण हमारे लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, और मैं संभवतः शिक्षण के जो तथ्यों को समझने पर ही हमारे बहुत से क्वेश्चन हल होंगे। तो यहाँ पर मैं केवल उस स्तर से, स्मृति स्तर के शिक्षण से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण, दूसरा ऑप्शन तथ्यों की सूचना प्रदान करना, तीसरा ऑप्शन विभेदीकरण एवं वर्गीकरण करना, चौथा ऑप्शन संकेत को पहचानना। तो यहाँ पर स्मृति स्तर से संबंधित कौन सा नहीं है? तो यहाँ ये आप विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। मैं आपको ये जरूर बता दूं कि शिक्षण, जब शिक्षण के अर्थ से टीचिंग, जब टीचिंग हमारी शुरू होती है तो इसके आधार कैसे बनते हैं, अर्थ क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसके बाद फिर हम ये भी देखते हैं कि शिक्षण के कौन कौन से आधार हैं, और फिर इसमें ये भी हम पढ़ते हैं कि शिक्षण के कौन से चरण हैं, शिक्षण की कौन सी अवस्था या चरण हैं, किस अवस्था या चरण में कौन सी प्रक्रिया हो रही है। तो शिक्षण का एक भारी भरकम पार्ट है जो उसके तथ्यों को हमें अच्छी तरह कर लेना भी चाहिए। अब इसमें स्तर भी हैं शिक्षण के, 3 जो स्तर हैं महत्वपूर्ण, जो एक आपका स्मृति स्तर है, दूसरा आपका बोध स्तर है। शिक्षण के जब स्तरों की बात होती है, टीचिंग लेवल, तो यहाँ पर 3 है इसके। नंबर 1 है आपका स्मृति स्तर, जिसे मेमोरी लेवल कहते हैं, दूसरा आपका बोध स्तर, जिसे हम अंडरस्टैंडिंग लेवल कहते हैं, तीसरा है आपका चिंतन स्तर। इनका किस किस ने कब कब कैसे कैसे विकास किया, इसमें कौन से पद हैं और इसकी विशेषता क्या है। तो यहाँ ध्यान रखें, स्मृति स्तर सबसे निम्न स्तर का शिक्षण है, निम्न स्तर का, और इसमें बच्चे केवल और केवल प्रथम दृष्टि सूचनाओं को केवल संकेतों के रूप में जानता है, ये बात सही है। तथ्यों को सूचनाओं को जानता है, और उनको मानसिक पक्षों को यानी कि स्मरण कर लेता है, प्रत्याभिज्ञान कर लेता है, प्रत्यास्मरण कर लेता है, लेकिन विभेदीकरण और वर्गीकरण नहीं कर पाता है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा विभेदीकरण या वर्गीकरण। और विभेदीकरण और वर्गीकरण किसका विषय? यह आपके बोध स्तर का। विभेदीकरण एवं वर्गीकरण जो बोध स्तर का है। ठीक, जैसे जैसे टॉपिक आएंगे उस पर हम आपको स्पष्ट करते जाएंगे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम NAEP का कब प्रारंभ किया गया था? क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन दोबारा पढ़ रहा हूं, ध्यान देना सभी लोग, कि राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम NAEP कब प्रारंभ किया गया? NAEP, नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। पहला ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है इसमें
1988, दूसरा ऑप्शन है 1995, तीसरा ऑप्शन है 2001, चौथा ऑप्शन है 1978। तो यहाँ साथियों सही उत्तर का चयन करें और इन्हें समझें, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। आपकी जो वर्तमान शिक्षा में ये कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें आपके लिए एक एक नंबर की कहीं हो सकती हैं, क्योंकि जब हमारी शिक्षा की प्रक्रिया है तो जिस जुड़ा हुआ उसका हिस्सा है। तो ध्यान दें कि इसका जो सही आंसर है 1978 राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम। मैं आपको बता दूं कि 2 अक्टूबर 1978 गांधी जी की जयंती पर प्रारंभ किया गया, शुरू किया गया। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम 1978 में 2 अक्टूबर 1978 को गांधी जी की जयंती पर शुरू किया गया। जानकारी के लिए, ये आपका सही आंसर है। जानकारी के लिए मैं आपको ये बता दूं, यहाँ आपका SSA सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया 2001 में, सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया। 1950 में मिड डे मील, 1995 में मिड डे मील योजना प्रारंभ की, पोषाहार योजना। और 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्रारंभ किया गया। तो ये चीज़ें जैसी जैसी आएंगी कि इन्हें कहीं ना कहीं हम अपने ज्ञान के दृष्टिकोण से इनमें विरोधाभास होता है, तो यहाँ जरूर ध्यान रखें। तो अब साथियों अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक छात्र अनुपात होगा। आप ये पढ़ते भी रहते हैं, ये हमारे RTE के शिक्षक छात्र अनुपात की व्याख्या भी की गई है कि शिक्षक और छात्र की क्या भूमिका है विद्यालय में, मान और मानकों में दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है 1:35, दूसरा ऑप्शन है 1:30, तीसरा ऑप्शन है 1:40, चौथा ऑप्शन है 1:45। तो उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक छात्र अनुपात होगा आपका 1:35 और 1:30 होगा आपका प्राथमिक कक्षा शिक्षा में। यहाँ आपका 1:35 उच्च प्राथमिक। तो ये जानकारी के लिए बात जरूर ध्यान रखें कि देखिए, जब हमारे एक RTE 2009 की धारा 19 से 25 में, जो कि अनुसूची से जुड़ी हुई है, अनुसूची से जुड़ी हुई है, इसमें शिक्षकों के उत्तरदायित्व निर्धारित किए एवं विद्यालय के मानक निर्धारित किए। इसी के अंतर्गत हमारे शिक्षक और छात्रों की जो एक कक्षा में अनुपात की जो संकल्पना है वो विकसित की है कि एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक छात्र अनुपात क्या है। प्राथमिक कक्षा में एक प्राथमिक शिक्षक के लिए पूरे वर्ष के कितने दिन होने चाहिए, एक सप्ताह में कितने घंटे होने चाहिए। तो ये सारी जो बातें हैं वो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो मैं यहाँ कुछ चीज़ें और बता दूँ मैं आपको कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक
कक्षा के लिए एक सप्ताह में 45 घंटे होनी चाहिए दोनों के लिए। यहाँ एक कॉमन बात है जी, 45 घंटे होनी चाहिए। और आपके ये भी पता है कि अगर प्राथमिक कक्षा की बात करी जाए तो एक वर्ष में 200 दिन होने चाहिए, और अगर साल के एक वर्ष में 800 घंटे होने चाहिए। प्राथमिक शिक्षा की बात है। और यदि उच्च प्राथमिक की बात की जाए तो 220 दिन एक वर्ष में, और 1000 घंटा एक वर्ष में। तो ये कुछ यहाँ इस संकल्पना को हम स्पष्ट करते हैं। तो साथियों, मैं समझता हूँ समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम खुला विद्यालय की स्थापना कब की गई? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 1952 में, दूसरा ऑप्शन 1963 में, तीसरा ऑप्शन 1976 में, चौथा ऑप्शन 1979 में। तो साथियों, दोबारा बोल रहा हूँ मैं क्वेश्चन कि भारत में प्रथम खुला विद्यालय की स्थापना कब की गई? पहला ऑप्शन 1952, दूसरा ऑप्शन 1963, तीसरा ऑप्शन 1976, चौथा ऑप्शन 1979। ये 4 ऑप्शन है और सही उत्तर का चयन करें। संकल्पना यहाँ भी एक बात महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भी हमारी शिक्षा की दुरुस्त शिक्षा की प्रणाली भी उसमें दी हुई है। तो कहीं ना कहीं हम इन पर विचार करें और देखें कौन सा सही उत्तर होगा। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि भारत में खुले विद्यालय की स्थापना सबसे पहले 1979 में की गई। खुला विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा हुई? CBSE बोर्ड के द्वारा। भारत में 1979 को CBSE ने खुला विद्यालय की स्थापना की। ये संकल्पना ब्रिटिश से ली थी। ध्यान देना, कभी प्रश्न भी आ जाए कि विश्व में सबसे पहले खुला विद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? खुला विश्व में, तो विश्व में ये की गई ब्रिटिश। अब भारत में खुला विद्यालय, और ये जो विद्यालय सबसे पहले CBSE बोर्ड ने 1979 में खुला विद्यालय खोला, और इसी खुला विद्यालय को 1989 में राष्ट्रीय खुला विद्यालय का दर्जा दिया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रीय खुला विद्यालय, विश्वविद्यालय की बात नहीं। अगर आगे बढ़ते हैं तो भारत में सबसे पहले 1982 में खुला विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश में खोला गया। यहाँ प्रश्न आ जाता है कि भारत में सबसे पहले खुला विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? तो आंध्र प्रदेश में। और यही बात अगर आगे बढ़ जाती है 1985 में, तो राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय खोला गया दिल्ली में, जिसे हम इग्नू कहते हैं। तो यहाँ ये बात क्लियर हुई। मैं समझता हूँ कि इस सीरीज़ के माध्यम से जो नवाचारी शिक्षा और शिक्षण अधिगम की कुछ चीज़ों को हमने समझा क्रमागत रूप से, और हमारा यही प्रयास रहेगा कि 60 नंबर की जो पेडागोजिकल बात है, उन्हीं टॉपिकों को, उन्हीं तथ्यों से, जैसे उस टॉपिक की प्रकृति है जिस तरीके से, लेकिन यहाँ हमें विश्वास करना होगा कि वास्तव में इस टॉपिक से रिलेटिव ये चीज़ें हैं, और अन्यथा भटकने से तो हमारे लक्ष्य
से हम दूर भागते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमारा सुझाव है कि बहुत बड़ी सामग्री को छोड़ करके आप स्मार्ट लर्निंग में सामग्री के तथ्य को सही तरीके से कर लें, क्योंकि यही परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक साधन है, अस्त्र है, शस्त्र है। अगर हमने परीक्षा के साधनों को विविध तरीके से विस्तृत कर दिया, फैला लिया, तो निश्चित रूप से हमारी परीक्षा बाधित होगी। तो ध्यान रखना, आगे भी हम इसी चीज़ को आगे आपके साथ लाते रहेंगे और आप इस पर विश्वास के साथ आप अध्ययन से जुड़े रहें। बाकी हम अगली जो सीरीज होगी इसी तरीके से मिलेंगी। नमस्कार।